तो मैं हूँ नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में और यहाँ पर स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 31वीं जयंती मनाई गई है, जिसमें भारत जोड़ो मिशन को लेकर के चर्चाएं हुई हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए और काफ़ी राज्यों से यहाँ पर लोग आए और उन्होंने अपने विचार रखे। आइए जानते हैं क्या क्या विचार हैं लोगों के। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 31वीं जयंती मनाई गई है और जयंती के साथ साथ भारत जोड़ो मिशन के तहत यहाँ पर चर्चाएं भी हुई हैं। हमारे साथ है एडवोकेट आनंद मिश्रा जी, जो कि नेशनल वाइस चेयरमैन हैं आरटीआई डिपार्टमेंट से इंडियन यूथ कांग्रेस। सर, आज जो 31वीं स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 31वीं जयंती मनाई गई है, कहीं ना कहीं भारत जोड़ो मिशन के तहत लोगों को जोड़ने की जो है बातें करी गई है। तमाम राज्यों से लोग आए, क्या चर्चाएं हुई और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव क्रांति और भारत जोड़ो मिशन की शुरुआत जो है वो भारतीय युवा कांग्रेस ने की है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पिछले 8 वर्षों में जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, उन्होंने तरह तरह से समाज को तोड़ने का, समाज को विघटित करने का और आपस में जातीय मनमुटाव हो, चाहे क्षेत्र की बात हो, अलग अलग तरीके से देश को बांटने की वो कोशिशें कर रहे हैं। जिसी के परिणाम स्वरूप अभी आप देख रहे हैं कि कहीं मंदिर का मुद्दा उठ रहा है, कहीं मस्जिद का मुद्दा उठ रहा है। तो इन्हीं सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने फिर से पूरे देश को यूनाइट करने के उद्देश्य से, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से भारत जोड़ो क्रांति की शुरुआत की है। बात करें सर, सरकार तो कहती है हम सभी युवाओं को लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जहां तोड़ने की बात करी है बीजेपी सरकार ने। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक के सबसे झूठ बोलने वाले और जुमलेबाज प्रधानमंत्री अगर कोई हुए हैं तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। इनकी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसका नाम बदलकर भारतीय जुमला पार्टी कर देना चाहिए। आज युवाओं की अगर आप बात करते हैं तो देश में बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है, जो पूरे विश्व में शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहीं है तो वो पूरे भारत में है। आपको ध्यान होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था। आज 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरे देश में 2 करोड़ टोटल लोगों को रोजगार केंद्र की सरकार जो है वो मुहैया नहीं करवा पाई है। चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो, दलित की बात हो, किसी भी मुद्दे पर चारों खाने चित जो है केंद्र की सरकार हो चुकी है। और 8 साल आप बात कर रहे हैं, 8 साल में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री रहा है जिसने काफी विकास कर दिया हो और काफी युवाओं को जो है रोजगार दे दिया हो? इन्हें भी मौका देने के थोड़ा टाइम दीजिए। मौका 8 वर्षों में इन्होंने देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। देश आज बर्बादी की कगार पर खड़ा है। श्रीलंका जैसे हालात आने वाले टाइम में भारत के भी हो सकते हैं अगर यही नीतियां मोदी सरकार की रही तो। जिस तरीके से अपने पूंजीपति मित्रों को, उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है सरकार, हर एक चीज का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जब भी प्रधानमंत्री जी सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि आज अडानी अंबानी को क्या दे दूं, कभी पोर्ट दे देते हैं, कभी एयरपोर्ट दे देते हैं, कभी बीपीसीएल को बेचने की बात की जा रही है। नेशनल पाइपलाइन स्कीम के तहत जो इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की खून पसीने की कमाई से जो संपत्तियां कांग्रेस ने 70 सालों में बनाई थी, उन सारी संपत्तियों को जो है वो बेचने का काम अगर इस देश में कोई कर रहा है तो मोदी सरकार कर रही है। एक तरफ कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की आप लोग बात कर रहे हैं और एक तरफ आप लोगों को सुविधा भी चाहिए होती है, तो देखिए कहीं ना कहीं प्राइवेट होगा तो सही से जो कर्मचारी वो काम भी तो कर पाएगा। देखिए मैडम, ऐसा नहीं है सरकारी व्यक्ति को आप कह देते हैं सोया हुआ है, बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा है। आज श्रीलंका के जो हालात हैं वो प्राइवेटाइजेशन की बदौलत ही है। आज देखिए राजपक्षे जी जो थे वहां पर, उन्होंने अपने निजी मित्रों के टैक्स माफ कर दिए, तरह तरह से उनको रियायतें दी जा रही थी बिजनेस के नाम पे, और उसी का नतीजा ये हुआ कि आज इकोनॉमी फेल हो गई। सेम यही हालात भारत में हो जाएंगे अगर ये मोदी जी की सरकार यहाँ पर बनी रह गई तो। आप देखिए आज देश में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, हर एक जरूरत की वस्तु आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। कहाँ महंगाई है? क्यों नहीं है महंगाई? 1000 के पार जो है वो सिलेंडर जा चुका है। जिस उज्ज्वला योजना का बखान ये चिल्ला चिल्ला कर करते हैं कि उज्ज्वला योजना उज्ज्वला योजना, उस उज्ज्वला योजना के हालात ये हैं कि लगभग 50-60% से ज्यादा जिन्होंने पहली बार सिलेंडर जिनको मिला उन्होंने रिफिल ही नहीं करवाया। वो कहते हैं रिफिल करवाए कहाँ से, 1000 रुपए का सिलेंडर है, वो इतना नहीं बियर कर पा रहे हैं। लेकिन आप जहाँ सिलेंडर की बात कर रहे हैं वहाँ आप बात क्यों नहीं करते हैं? सरकार 5 किलो राशन दे रही है सब हर एक व्यक्ति को। देखिए राशन
की आवश्यकता नहीं है। इस देश के लोगों को संबल बनाना पड़ेगा, उनको सशक्त बनाना पड़ेगा, तब जाके देश विकसित होगा। ये तो गलत तो मेंटेन बना तो रहे हैं, सबका कहाँ साथ बन रहा है, सबका विकास, कहाँ या तो बन ये रहा है? अपना रोजगार खोलिए आप लोग। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। किसानों की आय डबल करेंगे। मतलब आप सरकारी नौकरी ही सब रोजगार होता है, अपना काम खोलिए। प्राइवेटाइजेशन में कितने रोजगार गए हैं, आप डेटा उठाकर देखिए, आपको पता चलेगा। सीएमआई के जो डेटा हैं वो 7.5% से भी ऊपर जा चुके हैं इस वक्त देश में। मोदी जी क्या तो रहे हैं, आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भरता के लिए क्या सरकार मुहैया करवा रही है? कोई योजना नहीं है सरकार के पास। मेक इन इंडिया के नाम पे हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे हो, हर एक मोर्चे पे सरकार विफल है। सिर्फ योजनाएं लाने से कुछ नहीं होगा, योजनाओं को क्रियान्वित करना होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, केंद्र में जब हमारी सरकार थी यूपीए की 2004 से 2014 के बीच, हम लोग नरेगा योजना लेकर आए, महात्मा गांधी नेशनल गारंटी रूरल स्कीम जो है। आप मुझे एक बात बताइए कि गांव में जो व्यक्ति बैठा है दूर गांव में, उसको भी अगर किसी ने रोजगार देने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, बीजेपी ने नहीं किया है। बात करें जो भी आज की डेट में युवा है या कोई भी अपना रोजगार खोलना चाहता है तो बैंक से लोन ले सकता है, सरकार ने इतनी सुविधा कर रखी है। सरकार ने सिर्फ कागजों में सुविधा कर रखी है। मुद्रा लोन के नाम पर जिस तरीके से युवाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है और युवाओं के सपनों को तोड़ा जा रहा है, उसका नतीजा शायद मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार को इस देश का युवा देगा। आप इतनी खामियां बता दे रहे हैं, फिर भी मोदी जी जीत जाते हैं। देखिए अभी भी बीजेपी हर जगह जीत रही है। देखिए, जीतना और हारना लोकतंत्र की अपनी एक व्यवस्था है। सरकार बनने का मतलब ये नहीं है कि उनको पूरे देश की जनता ने जनादेश दिया है। सर, कुछ तो बात होगी, कुछ तो उनके अंदर अच्छाइयां होंगी, तभी तो जनता चाह रही है। 41% लोगों ने उन्हें जनादेश दिया है। इसका मतलब ये है कि 59% जनता जो है वो आज भी उनसे नाखुश है और वो इस देश में उन्हें नहीं चाहती है। अब ये लोकतंत्र की अपनी व्यवस्थाएं हैं कि सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन सरकार किसी की भी हो, देश हित, राष्ट्र हित सबसे ऊपर होना चाहिए। तो बोलते रहे राष्ट्र हित में, कहाँ हो रहा है राष्ट्र हित में? आज देखिए हर जगह दंगे करवाए जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़वाया जा रहा है लोगों को। हिंदू मस्जिद, मंदिर मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, तो हर किसी को आप चाहिए तो सही। क्या चाहिए? तो चाहिए इस देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। महंगाई पे 2016 के बाद से प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द तक नहीं बोला है। वो क्यों नहीं बोलते मन की बात? हर महीने वो अपने मन की बात करते हैं, वो जन की बात कब करेंगे ये समझ में नहीं आता है। तो युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं सर, आप मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। इस देश के युवा पूरी तरह से टूट चुका है, वो अपने आप को निराश्रित महसूस कर रहा है और अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो जुमले इन्होंने 2014 और 2019 में दिए थे वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। आज स्मार्ट सिटी बनाने की बातें की जा रही है, स्मार्ट बनाया जा रहा है, क्योंकि अब बुलडोजर भी इसी यही मुद्दा है कि इसी चीज को लेकर के वो चल रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो बजट है, जो देश के करोड़ों लोगों की खून पसीने की कमाई है, उसको व्यर्थ में बहाया जा रहा है। आप बताइए कितने स्मार्ट सिटी बने हैं देश के अंदर? अरे तो वो बुलडोजर चल रहा है ना, उसी तो से कब चलेगा? 8 साल हो गए हैं। अरे हिसाब दे मोदी जी, जनता हिसाब मांग रही है स्मार्ट सिटी के नाम पर। कोई भी मन में आता है उसी सिटी को स्मार्ट सिटी बना देते हैं, प्रोजेक्ट पास हो जाता है, बजट पास हो जाता है। वो बजट कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं है। धीरे-धीरे होता है ना, थोड़ा कब होगा? कब होगा? देश तो लूट चुका है, देश बिकने की कगार पर है, सब कुछ बिक चुका है इस देश में, कुछ बचा ही नहीं है सरकार के पास। आज सरकार के पास अपना एक खुद का हवाई जहाज भी नहीं है। देखिए, एक सब लोगों को साथ लेकर देश को पूरे को यूनाइट कर देश के विकास की बात होनी चाहिए। कांग्रेस ने कभी भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये नहीं कहा कि हम इनका सहयोग नहीं करेंगे। पार्टी ने कितना लोगों के लिए क्या कर दिया? कांग्रेस ने आज जो आप इस देश में देख रहे हैं वो कांग्रेस की ही देन है। चाहे आईआईटी की बात हो, एम्स की बात हो, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना की बात हो, हाईवेज की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हर एक चीज में कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे जाने माने नेता हैं, जैसे कि हार्दिक पटेल जी की बात करें, क्यों छोड़ के जा रही है फिर कांग्रेस को? देखिए ये बीजेपी में जा रहे हैं, देखिए विचारधाराओं से कहीं ना कहीं देखिए ये एक विचारधारा की लड़ाई है। जिन लोगों के बहुत ही निजी स्वार्थ हैं और छोटे स्वार्थों के लिए जो लोग जी रहे हैं, जिनका लक्ष्य ही सिर्फ एमपी एमएलए बनना है, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस एक राजनीतिक दल होने के साथ साथ कांग्रेस एक विचारधारा है जो आम आदमी के को साथ लेकर देश को यूनाइट कर देश का विकास करना चाहती है। बात करें आप रोजगार की, जहां बातें करते हैं, कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक रही सत्ता में, उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दे दिया?
आज उन्होंने देश के लिए आज क्या कर आज दिया? इस देश में जितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है 70 सालों में, वो कांग्रेस की ही देन है। आप देखिए, जब से मोदी जी आए हैं, सेना भर्ती को बंद कर दिया गया है। शायद देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब लगभग 2.25 वर्ष हो गए इस देश में सेना की भर्ती नहीं हो रही है। रेलवे में भर्तियां रोक देते हैं, कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी परीक्षाएं समय पर नहीं होती। युवा को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। बिचौलिया करे कुछ और, नाम आ जाता है मोदी जी का। बिचौलिया कौन है? इन्हीं के लोग हैं बिचौलिए जो हैं, वो कोई दूसरे देश से तो आए नहीं हैं वो लोग। आज जो चीन जो है लद्दाख की सीमा में घुसे जा रहे हैं, वहाँ पे पुल बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश के आप हालात देख लीजिए। सब चीज़ों पे सरकार चारों खाने चित है, हर एक मोर्चे पर सरकार विफल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से आम आदमी की आवाज़ को ताकत देती रही है। आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करने का काम अगर कोई इस देश में कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? तमाम युवा आपको देख और सुन रहा है, पूरी जनता आपको देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे युवा साथियों से और देशवासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जो हमारे समाज को तोड़ना चाहती है, हमारे को जातियों में बांटना चाहती है, क्षेत्रवाद में बांटना चाहती है, उन सारे लोगों से ऊपर उठकर उनकी सोच को नकार कर राहुल जी के नेतृत्व में और सोनिया जी के नेतृत्व में 2024 में इस देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम युवा शक्ति इस देश में लेकर आएंगे। जय हिंद।